तूफानी बरसात में आलोक, जो देवघर शहर का एक सरकारी कर्मचारी था, अपने गांव शिवपुर की ओर आ रहा था। उसके पास सरकारी कागजातों का एक बंडल था। आते आते उसे रात हो गई। हे काल भैरव, आज तो हड्डियां तक कांप गई। यह तूफानी बरसात और ठंडी हवा अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा और उजाला होता तो यह श्मशान के पास वाला रास्ता साफ दिखता। थोड़ा दूर चलते चलते आलोक को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। अरे, यह तो मुझे किसी का घर लग रहा है। पर इस डरावने जंगल में यह अकेला घर, यह तो पुरानी वीरान हवेली लग रही है। पर मुझे क्या, इस तूफानी बरसात में मुझे लगता है यहाँ रुकना सही होगा। आलोक धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ता है। कोई है, हवेली में कोई है। मदद चाहिए इस तूफानी बारिश में। अंधेरा भी ज्यादा है। तभी अंदर से फटी हुई सफेद साड़ी पहने एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अरे बेटा, इतनी तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटकता है? अरे दादी, मैं आलोक हूँ, सरकारी बाबू हूँ दादी। बस शहर से सरकारी कागजात लेकर आया था। अगर एक रात मुझे यहाँ रुकने की इजाजत मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर, बाहर इस तूफानी बारिश में रुकना ठीक नहीं। आलोक और वह बुजुर्ग औरत कमरे में आकर बैठ जाते हैं। दादी, आप यहाँ पर इस वीरान जंगल में अकेली रहती हो क्या? आपको इस वीराने में डर नहीं लगता क्या? क्या करे बाबू, किस्मत की मार इंसान से क्या नहीं करवाती। हमारे गांव में महामारी फैलने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। फिर मैं और मेरी बेटी साक्षी यहाँ इस पुरानी हवेली में रहकर गुजारा कर रहे हैं। आपकी बेटी भी है? वह यहाँ नहीं है क्या? बेटा, वह दूसरे कमरे में सो रही है। वह शाम होते ही दिया जलाकर ध्यान करती है और सोने चली जाती है। चलो अब तुम भी आराम कर लो। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। नहीं नहीं, शुक्रिया। आप जाइए, आराम कर लीजिए। वह बुजुर्ग औरत वहां से चली जाती है। आलोक बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे घुंघरू की धीमी आवाज आने लगती है। वह एकदम से उठकर बैठ जाता है। अरे, यह क्या? इतनी रात को कौन होगा? क्या यह किसी प्रेत का संकेत है? वह देखने के लिए बाहर की तरफ आता है। बाहर बारिश रुक गई थी। एक लड़की, जिसके चेहरे पर उदासी का अजीब भाव था, उसे अंधेरे गलियारे में बैठी हुई दिखाई देती है। आप यहाँ इस रात? दादी कह रही थीं कि आप सो गई है। क्या हुआ इतनी रात को? मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा बाहर घूम लूं। आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं सरकारी बाबू हूँ। वापस आते वक्त तूफानी बारिश के कारण मदद लेने आया था। हाँ जी, बिल्कुल सही किया आपने। रात को यहाँ की आत्माएं जाग जाती है। कम से कम यहाँ रात आराम से रुक के सुबह तसल्ली से जा पाएंगे। पर इन काली तूफानी रातों में हर कोई मिलने वाला सही हो, यह जरूरी नहीं है बाबू। कुछ साए शरीर में नहीं होते। वह बातें कर रहे होते हैं। फिर से बारिश शुरू हो जाती है। वह दोनों अंदर आते हैं। अगले दिन सुबह आलोक की आंख खुलती है। वह बाहर आता है। अरे दादी, साक्षी, कहाँ हो आप? कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है अब ऐसे ही बिना मिले जाना पड़ेगा। आलोक गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में कब्रिस्तान के गेट के किनारे साक्षी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साक्षी जी, आप यहाँ रो क्यों रही है? आप सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और दादी जंगल में फूल लेने गए थे। बिना सिर वाला भूत दादी को अपने साथ ले गया। मैं क्या करूं अब? मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। नहीं साक्षी जी, खुद को अकेला मत समझिए। आज से आप मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए। क्या सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैं चलूंगी आपके साथ, मगर सोच लीजिए, एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। आलोक साकर गांव की ओर बढ़ता है। रास्ते में उनकी बातचीत जारी रहती है। शाम ढलने लगी थी। वे सरपंच की चौपाल पर पहुंचे। अरे आलोक, तू 2 दिन कहाँ लगा कर आया रे? और यह लड़की कौन है तेरे साथ? सरपंच जी, यह साक्षी जी है, मेरी दोस्त। वह अब इस गांव में रहने आई है।
साक्षी जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। आलोक, अब घर चला जा। वे आलोक के घर पहुंचे। बेटा, तू तो कल आने वाला था। और यह लड़की कौन है तेरे साथ? सब ठीक तो है ना? माँ, यह मेरी दोस्त साक्षी है। इसके घर में कोई नहीं बचा। अच्छा बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यह सब अचानक कैसे हुआ? डरना तो स्वाभाविक है ना? लेकिन आपको भी घबराहट महसूस होती है। यह मुझे अच्छा लगता है। रात को आलोक गहरी नींद में सोया हुआ था। एकदम से उसको फिर से घुंघरू की आवाज आने लगती है। आलोक एकदम से उठकर बैठ जाता है। वह बाहर आता है। साक्षी जी, आप रात के इस पहर कहाँ से आ रही है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाहर आई तो देखा दरवाजा खुला था। अब उसकी अंदर की सिटकनी लगाकर ही वापस आई हूँ। अगले ही दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। खंडेर टीले के किनारे रमेश मरा पड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। अरे भगवान, रमेश को क्या हुआ? जैसे अचानक खून ही निकल गया हो उसमें से। जल्दी झाड़फूंक वाले बाबा को बुलाना चाहिए। अब बाबा को बुलाने का कोई फायदा नहीं, आलोक। रमेश मर गया है। इसे देखकर मुझे वही चीज महसूस हो रही है जो प्रेतपुरी में हुई थी। यह किसी भटकी हुई आत्मा का काम है। आलोक, तुम बुरा मत मानना, पर कल तुम ही तो अपनी नई दोस्त को लेकर आए थे। जरा यह तो बताओ, वह आई कहाँ से है? सरपंच जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, पर साक्षी कोई बुरी नहीं है। वह तो बहुत मासूम लड़की है। शाम ढल चुकी थी। आलोक अपनी माँ के कहने पर रात को साक्षी का पीछा करने का फैसला करता है। रात को आलोक चुपचाप साक्षी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद दोनों पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। साक्षी धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी, जहां एक किसान अपनी ओर आता दिख रहा था। अगले ही पल साक्षी अचानक उस पर हमला कर दिया। आलोक के होश उड़ गए। साक्षी का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें चमकदार लाल हो गई थीं। यह देख आलोक का दिल दहल गया। वह बिना आवाज किए वहां से भाग गए। मेरे सामने तुम्हारा सच आ गया है। साक्षी, तुम यहाँ गांव के लोगों को मार रही हो। अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो तू रोकेगा मुझे? सोचा था तुझे सबसे आखिर में देखूंगी, पर लगता है अब पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। साक्षी एकदम से अपने असली भटकी हुई आत्मा के रूप में आ जाती है। आलोक काली माँ का मंत्र जाप करने लगता है। मंत्र पढ़ना बंद कर आलोक, यह मंत्र मत पढ़। मैं जल रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। याद रखना, तुझे और तेरे गांव को खत्म करने में वापस आऊंगी। साक्षी तेजी से एक डरावनी चीख के साथ वहां से भाग जाती है। आलोक और शिवपुर गांव सुरक्षित हो जाते हैं।